कैश के शानदार स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज आखिरी ट्रेडिंग सत्र इस हफ्ते का और आज अनफॉर्चुनेटली भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली का दबाव, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के संकेत कमजोर। अमेरिका में जो दरअसल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए वो ऊंचाई पर है। 40 साल के हाईस पर दरअसल वहां पर महंगाई पहुंची है और उसी से मार खा रहा था उनका डाउ और नैस्डैक, और इसका ही कुछ असर आज भारतीय बाजार के ट्रेड पर भी बनता दिखाई दिया है। अब देखिए निफ्टी के हाल क्या है। निफ्टी अब 17,323 के आसपास ट्रेड करता हुआ। 17,304 दरअसल आज दिन का लो था। वहीं निफ्टी बैंक में भी प्रेशर ज्यादा, 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। 38,495 के लेवल, 39,100 के आसपास कल हमने बाजार को छोड़ा था। आज वहां से एक साइजेबल कट देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स पर भी बिकवाली का दबाव हावी, इसीलिए 1:3 या फिर लगभग 1:4 का रेशो है। एडवांस और डिक्लाइनिंग में गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है। चलिए इस बीच हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर पहले नजर डाल लेते हैं। कल तक तो स्थिति एकदम फिट थी, लेकिन आज स्थिति बिगड़ी है मार्केट की, तो हमारे जानकारों को अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदलना होगा। देखिए 7.5% के रिटर्न्स आशीष बहेती के हाथ में। प्रदीप होचंदानी ने एक बहुत बढ़िया कैचअप दिखाया, 6.43% के रिटर्न्स, लेकिन -3 के रिटर्न्स राजन शाह के। आज मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है ओवरऑल सेंटिमेंट के लिहाज से, और कोई चांस नहीं लेना चाहेगा कि आज अमेरिका में कितनी और गिरावट देखने को मिलेगी और शायद ही तेजी की पोजीशंस कैरी की जाए ओवर द वीकेंड। ऐसे में ट्रेड कैसा किया जाए? आशीष, इस सेल ऑफ को पहले आप कैसे पढ़ रहे हैं? हम फिर वहीं 17,800 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तेजी से 17,300 की तरफ फिसलते हैं। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस हिसाब से आज निफ्टी में गैप डाउन होकर कंटिन्यूसली सेल ऑफ दिख रहा है, थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें लगता है कि थोड़ा कॉशियस ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यूरोप खुलने के बाद अगर यूरोप नेगेटिव खुलता है तो ये सेलिंग और इंटेंसिफाई होती हुई दिखेगी, क्योंकि वीकेंड है तो थोड़ा सा लोग भी पोजीशंस जो लॉन्ग में है वो कैरी नहीं करना चाहेंगे, तो थोड़ा कॉशियस ट्रेड है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की सलाह है अभी, बट हाँ सेलेक्टिव काउंटर जहाँ स्ट्रेंथ या जहाँ मैसिव वीकनेस दिख रहा है उसमें जरूर ट्रेड बनाने की ये है। तो तेजी की अपॉर्चुनिटी को चेस करना है डिप पर, या फिर मंदी का ट्रेड भी बनेगा आज? अभी तो तेजी के अपॉर्चुनिटी जिन सेलेक्टिव काउंटर्स में जिनके नंबर्स अच्छे आए उनमें ट्रेड करना है, बट हमने देखा जिस हिसाब से आज निफ्टी आईटी में सेल ऑफ दिख रहा है तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना की सलाह है। ओके, तो थोड़ा सा कॉशन रखें। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? एंड वेरी गुड कमबैक आपने दिखाया है, बताइए तेजी या फिर मंदी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव बायस बन रहा है, खास करके निफ्टी में अगर देखें तो 17,400 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके उसके नीचे निफ्टी सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑन द लोअर साइड 17,100 के आसपास निफ्टी जा सकता है, जहाँ पे रिसेंट बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आता है। बाय एंड लार्ज जो भी पहले 2 घंटे का हमने ट्रेड देखा है उसमें काफी सारे स्टॉक हैं वो लोअर साइड में ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव बायस ज्यादा रखना चाहिए। कुछ एक स्टॉक है जो पॉजिटिव साइड की कंफर्मेशन दे रहे हैं, पर उससे काफी ज्यादा स्टॉक है जो डाउन साइड का बायस दिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आज हम जो नया एक ट्रेड जोड़ेंगे वो शॉर्ट साइड की तरफ जोड़ेंगे और फिर थ्रू द सेशन देखेंगे कि और कोई ट्रेड समझ में आता है कि। राजन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप है, अपने 9 फरवरी के गैप अप ओपनिंग के अंदर घुस गए, तो ये अभी और नीचे की तरफ जाएगा और ये गैप फिल करने की कोशिश हो रही है। तो 17,250 से लेके निफ्टी स्टेबल आउट होने के लिए जाएगा अराउंड 17,175 की तरफ। तो आज का जो सेटअप ट्रेड बन रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड इनिशिएट करने चाहिए, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से भी अपने देखने चाहे तो आज जो शॉर्ट साइड के ट्रेड्स जो है वो काफी बेहतरीन दिख रहे हैं और नंबर ऑफ स्टॉक्स जो डिक्लाइन हो रहे हैं वो ज्यादा है। तो आज की स्ट्रेटेजी में करंट रेट से भी शॉर्ट सेल जाना चाहिए। यहां से निफ्टी जो है 17,250 से लेके 17,170 की तरफ जा रही हो ऐसा दिख रहा है। ओके, 17,100 की तरफ भी शायद यहाँ पर निफ्टी खिसकता हुआ दिखाई दे अगर ये 17,300 को होल्ड नहीं करता। 17,304 याद रखिएगा आज का डे लो है। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। राजन शाह के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लीजिए। जीएनएफसी इन्होंने कल से आज कैरी किया, लेकिन सुबह सुबह इनफैक्ट इस मार्केट की चाल को देखकर 573 पर एग्जिट कर लिया या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया। 565 मौजूदा भाव, 600 का इनका वैसे टारगेट था। राजन, 2 जगह खाली है पोर्टफोलियो में, बताइए नया क्या ऐड करेंगे? आज मैं शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। फर्स्ट मेरा रहेगा
क्रॉम्पटन जो यहाँ पे 392 के आसपास ट्रेड हो रहा है, टारगेट्स के अंदर 365 से आसपास के टारगेट्स आ सकते हैं और स्टॉप लॉस 405 का रहेगा। 405 के स्टॉप लॉस के साथ क्रॉम्पटन कंज्यूमर की बात हो रही है। 365 का दरअसल यहाँ पर टारगेट रहे। ये है आपके लिए एक सेल साइड का ट्रेड। क्रॉम्पटन कंज्यूमर में स्टॉक आपके सामने हल्की सी गिरावट, लगभग 2% नीचे दिख रहा है। दूसरा स्टॉक, आज मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। 826 के आसपास ट्रेड हो रहा है, टारगेट के अंदर 770 रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 858। 858 ये भी एक शॉर्ट साइड की तरफ का ही ट्रेड है। गोदरेज कंज्यूमर अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ देखिए 3% नीचे। और हम सब जानते हैं, सभी एफएमसीजी कंपनियों का पेन क्या है कि ग्रामीण इलाके जो इनका सबसे बड़ा मार्केट है वहां पर ग्रोथ नहीं दिख रही है, डिमांड की काफी कमी। 825 पर है, आगे 770 तक टूट सकता है। 770 टारगेट है और स्टॉप लॉस 858 का इन्होंने अभी दिया। दोनों ही मंदी के ट्रेड्स आए हैं। चलिए अब आशीष बहेती का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जो भी ट्रेड इन्होंने लिए थे वो सब में इन्होंने या तो टारगेट प्रॉफिट बांध लिया या फिर एग्जिट कर लिया है। टाटा मोटर्स 505 के लेवल्स पर इन्होंने प्रॉफिट बांधा। दूसरी तरफ गुजरात एल्कलीज में 772 पर एग्जिट किया। मुथूट फाइनेंस को भी लेकर आए थे और यहाँ पर भी 1460 के आसपास इन्होंने एग्जिट लिया। आशीष बताइए, 2 ट्रेड्स इस समय दे रहे हैं या एक, और कौन से हैं ये? जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा वो है अडानी पावर में। कल के सत्र में हमने देखा इसमें एक मैसिव रनअप था, ऑलमोस्ट सर्किट के करीब चला गया था स्टॉक और एक बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पर्ट देखने मिला है। तो इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 119 रुपये का और थोड़े से पोजिशनल टारगेट्स है 140 रुपये तक के। यानी कि ये अगले हफ्ते तक कैरी करना है ट्रेड, करेक्ट? जी ओके 2.5% ऊपर ये स्टॉक 119 का स्टॉप लॉस लगाइए। देखिए आज के दिन जिस तरह से इस तरह का मार्केट टूट रहा है, स्टॉप लॉसेस पर ज्यादा ध्यान देना है। टारगेट्स तो आ ही जाएंगे अगर मार्केट में रिवर्सल आता है। तो 140 का टारगेट, लेकिन स्टॉप लॉस नोट कीजिए 119 का। दूसरा स्टॉक आपका? दूसरा स्टॉक है वो है बायोकॉन में। इसमें भी बाइंग की सलाह है। एक थोड़ा सा फार्मा एक डिफेंसिव काउंटर है और जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दिखी है बायोकॉन में आज इंट्राडे लेवल चार्ट्स पे भी, तो विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। हमें लगता है कि इसमें जल्दी 411 जो इसने रिसेंट हाई बनाया है वो वापस दिखा सकता है। 394 का स्टॉप लॉस लगाकर बायोकॉन में बाइंग की सलाह है। का स्टॉप लॉस, मैं टारगेट मिस कर गई। आपने टारगेट क्या दिया? 412 का, ठीक है। 401 पर है स्टॉक। यहाँ पर आप देखिएगा रिवर्सल थोड़ा बहुत आया है। डे लो से चाल इसकी थोड़ी सी बेहतर होती हुई अब सिर्फ 0.5% नीचे। 412 का टारगेट और 394 स्टॉप लॉस के तौर पर। प्रदीप, फेडरल बैंक से आपने प्रॉफिट बांध लिया है 105 के लेवल्स पर। आप भी 2 ट्रेड्स दे सकते हैं, क्या जोड़ रहे हैं? फिलहाल मैं एक शॉर्ट ट्रेड जोड़ना चाहूंगा और स्टॉक का नाम है बालकृष्णा इंडस्ट्री। स्टॉक में आज के सेशन में अगर आप आरवी चार्ट्स को देखें तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन इसने कंफर्म किया है। तो 2185 से 2190 के करंट लेवल्स के आसपास इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 2260 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1980 के इसमें टारगेट रहेंगे। 1980 के टारगेट के लिए शॉर्ट और 2260 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2180 के आसपास 4% नीचे 1980 की तैयारी कर रहा है। ये दूसरा ट्रेड है इस समय? नहीं हर्षदा जी, दूसरा ट्रेड अभी नहीं है मेरे पास। मैं थ्रू द सेशन देखूंगा कि और कोई ट्रेड समझ में आता है। ओके, तो एक जगह खाली रखी है इस समय, ये आप ध्यान रखिएगा। ये एट द मोमेंट ट्रेड्स आ चुके हैं हमारे जानकारों की ओर से। राजन ने 2 दिए, आशीष बहेती ने 2 दिए। लेकिन इस बीच ईवी सेक्टर, और ईवी सेक्टर पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी रिसाइकलिंग पॉलिसी जल्दी आने वाली है। आपको याद होगा एक स्वैपिंग की बात की थी वित्त मंत्री साहिबा ने अपने बजट भाषण में, और अब डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं कि बैटरी की रिसाइकलिंग की भी एक गाइडलाइन आती हुई दिखाई देगी। उसके लिए एक जल्दी पॉलिसी बनेगी। सरकार यहाँ पर इंसेंटिव्स भी देने को तैयार है और ईवी सेक्टर बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। मेरे सहयोगी रोहन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन, क्या डिटेल्स आपके हाथ है?
जी, आपने देखा होगा सरकार इससे पहले क्लीन मोबिलिटी के लिए कई सारी पॉलिसीज ला चुकी है। एडवांस केमिस्ट्री सेल की पॉलिसी ला चुकी है, पीएलआई की स्कीम ला चुकी है, इसके अलावा स्क्रैपेज पॉलिसी है, अभी बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी है। इसी क्रम में जो अगला काम सरकार करने वाली है वो है ईवी बैटरी रिसाइकलिंग के लिए एक पॉलिसी, क्योंकि इस वक्त भारत में कैपेसिटी नहीं है। एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए जो पीएलआई स्कीम है उससे कैपेसिटी जरूर जनरेट होगी, लेकिन उसके बाद एक और समस्या आ जाएगी कि जो बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है, जो खराब हो जाती है, उसके बाद आप उसका करेंगे क्या। और भारत में रॉ मटेरियल जो लिथियम खासतौर पे है वो नहीं है। तो सरकार इस पॉलिसी के जरिए दो तरीके से चीज़ें सॉल्व करना चाहती है। पहली चीज़ तो कैपेसिटी रॉ मटेरियल जनरेट करना चाहती है, और दूसरी चीज़ चाहती है कि भारत जो है बैटरीज का डंप यार्ड ना बन जाए। और इसके लिए सरकार उन कंपनियों को इंसेंटिव देने की प्लानिंग कर रही है जो कि ईवी बैटरी की रिसाइकलिंग में, खासतौर पर लिथियम आयन या निकल आयन या इस तरह के जो बाकी एडवांस केमिस्ट्री सेल हैं उनकी रिसाइकलिंग में होगी। उनको प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी लाई जाएगी। किस तरीके से काम करेगी? पहली चीज, सरकार इंसेंटिव दे सकती है, टैक्स ब्रेक्स दे सकती है। दूसरी चीज, जो रिसाइकिल की हुई बैटरी है उसको एक ग्रीन मेटल का टैग दिया जा सकता है, जिसको कि बाद में बाकी छूट भी दे सकती है। और इस वक्त फेम पॉलिसी है, बाकी पॉलिसीज है, उनके तहत सरकार इन बैटरीज को इंसेंटिव दे सकती है। फिलहाल कंसल्टेशन के स्तर पर है ये, और इंडस्ट्री के सामने कंसल्टेशन पेपर रखा गया है, लेकिन जल्द ही इसका ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। इंसेंटिव्स क्या उन्हीं ग्राउंड्स पर होगा जिस तरह से पीएलआई के लिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि बैटरी रिसाइकलिंग के लिए भी एक बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। क्या कम कर्ज पर ये काम किया जाएगा? ये लार्जली क्या बड़े कंग्लोमरेट्स के हाथ है, या फिर क्योंकि ईवी स्पेस में रोहन आप और मैं दोनों जानते हैं कि छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स भी काफ़ी काम कर रही हैं, तो वहाँ पर भी इक्वली इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि छोटे लेवल पर भी ये रिसाइकलिंग यूनिट्स लगाई जाएं? जी, सरकार कम से कम एक मिनिमम कैपेसिटी जरूर रखेगी, क्योंकि जो पूरा टारगेट है वो ये है कि लार्ज स्केल कैपेसिटी जनरेट हो सकती है ईवी बैटरी की रिसाइकलिंग के लिए। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड जरूर होगा कि उसके ऊपर अगर आप कैपेसिटी बनाएंगे तभी आपको ये इंसेंटिव्स दिया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि इस वक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में जो कंपनियां हैं, चाहे वो एटेरो हो या फिर ग्रेविटास इंडिया हो, अधिकतर स्टार्टअप्स ही हैं। इस वक्त टाटा केमिकल्स ने हाल में ही अपने आप को लिथियम आयन बैटरी की रिसाइकलिंग में आया है। इसके अलावा जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो धीरे धीरे इस पर कोशिश कर रही है, लेकिन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है। इसी कैपेसिटी को बढ़ाना लक्ष्य है इस पॉलिसी का। और जब ये पॉलिसी आएगी, फिलहाल इंडस्ट्री से सलाह ली जा रही है कि किस तरीके से आपको इंसेंटिवाइज किया जाए। कुछ प्रस्ताव जरूर रखे गए हैं, टैक्स ब्रेक दिए जा सकते हैं, पीएलआई स्कीम के तहत किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल एक बार जब इंडस्ट्री के साथ सजेशन आ जाता है तो फिर इसको एक ड्राफ्ट के रूप में रखा जाएगा और फिर इसे एक फाइनल रूप में दिया जाएगा। लेकिन ये पक्का है कि इस वक्त सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक कंपनियां ईवी बैटरी की जो रिसाइकलिंग, खासतौर पर लिथियम आयन बैटरी की जो रिसाइकलिंग है उसके क्षेत्र में आए। बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। एक्सक्लूसिव अपडेट रोहन के हाथ आता हुआ कि दरअसल सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो बैटरी लगती है उसके रिसाइकलिंग पर भी एक पॉलिसी जल्द लेकर आएगी। सारे स्टेक होल्डर से इस समय बातचीत हो रही है, उनसे सुझाव लिए जाएंगे, फिर ये पॉलिसी तय की जाएगी। लेकिन लार्जली सरकार चाहती है कि इस समय आप नई फैसिलिटीज लगाने के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग बैटरी जो इस्तेमाल में आएंगी उसके रिसाइकलिंग पर भी काम करें। याद रखिएगा कई स्टार्टअप्स इसमें वैसे भी हैं, और टाटा केमिकल्स जो जिक्र इस समय रोहन ने किया वो इस समय लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग पर काम कर चुकी है। स्टॉक आज ठंडा है, यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्शन है नहीं क्योंकि मार्केट की चाल ही वैसी है। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। नंबर 1 हमारे जानकारों ने इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में नए ट्रेड्स डाल दिए हैं, उसका कितना फायदा मिल रहा है वो आपको दिखा देते हैं। आशीष बहेती ने 2 बाय कॉल्स दिए। अदानी पावर ये स्टॉक 0.24% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 140 का टारगेट। बायोकॉन 0.32% का कंट्रीब्यूशन देता हुआ इनका टारगेट 412 का है। अब आइए राजन शाह के पोर्टफोलियो पर 2 सेल कॉल्स हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में इन्होंने शॉर्ट कॉल दिया 365 के टारगेट के लिए, स्टॉक फ्लैट है। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर का जो शॉर्ट कॉल है 770 के टारगेट के लिए, ये इनको करीब करीब आधे % की कमाई करके दे रहा है। अब फाइनली प्रदीप होचंदानी के पोर्टफोलियो पर आते हैं। एक जगह खाली रखी है लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को शॉर्ट किया 1980 के टारगेट के लिए। इस समय इस स्टॉक में इतने गेन्स नहीं बन रहे। ओवरऑल रिटर्न्स की चाल कैसी है वो आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगी। कौन कहां पर पहुंच रहा है, तो आशीष बहेती और प्रदीप होचंदानी के बीच अब कांटे की टक्कर है। दिलचस्प हो गया है मुकाबला। 6.73% के रिटर्न्स के साथ बायोविस्का आगे हैं प्रदीप होचंदानी, 6.7% के रिटर्न्स यहां पर हैं आशीष बहेती के। राजन शाह -2.37% के रिटर्न्स पर कर रहे हैं कारोबार। आज दोपहर 3:30 बजे खुलासा होगा खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता का, और ऑफ कोर्स 1 बजे एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे जरूर। लेकिन अब बात करते हैं पिरामिड एंटरप्राइजेस की। कंपनी के नतीजे कल दोपहर में आए
मुनाफे में 20% तक की बढ़त दर्ज हुई है, 25% का उछाल आय में देखने को मिला और एसेट क्वालिटी में इस बारी सुधार जरूर देखा गया है। वो डेटा भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामल। मिस्टर पिरामल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एसेट क्वालिटी पर ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि इस तिमाही में स्थिति में बेहतरी देखने को मिली है। क्या ये सुधार का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? एसेट क्वालिटी में हमें लगता है स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि हमने काफी कंजर्वेटिव पहले ही प्रोविजन कर रखे थे। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मार्च 2020 में हम लोग ने एक कोविड के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन किया था 1900 करोड़ का, और उसके बाद जब देख रहे हैं कि इतना इम्पैक्ट नहीं आया है कोविड के कारण एसेट क्वालिटी में। दूसरी बात यह है कि जब डीएचएफएल और ये पिरामल का इंटीग्रेशन हुआ, मर्जर हुआ, उस समय भी हमने डीएचएफएल के एसेट्स पे काफी प्रोविजन कर दिया था, और इसीलिए एसेट क्वालिटी ठीक है, और मुझे लगता है कि आगे चलकर भी जो प्रोविजन है वो एडिक्वेट रहेगा। फेयर इनफ सर, लोन बुक में भी देख रही हूँ कुछ ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप इसके डिटेल दे सके, स्पेशली रिटेल एंड हाउसिंग लोन सेगमेंट में क्या स्थिति है? तो जैसे जो थर्ड क्वार्टर में है, सबसे बड़ी जरूरी बात ये करनी है कि हम लोग ने ये जो डीएचएफएल का इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है और वो ठीक रफ्तार से चल रहा है। उसमें रिटेल जो डिमांड रिटेल में है, हमने देखा है कि वो एक्चुअली काफी अच्छी है अक्रॉस द बोर्ड। जो रियल एस्टेट होलसेल में भी डिमांड अब अच्छी हो गई है। जैसे आप देखेंगे कि आजकल ज्यादा कोई रियल एस्टेट में जो हमारे जो नॉलेज है इतने सालों की और जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, उसके कारण डिमांड अच्छी हो रही है। एक बार तो ऐसा लग रहा था, जैसे आपने ठीक कहा पहले, कि हम लोग को रिटेल बुक को कम करना चाहिए, लेकिन अब हम इतना जोर नहीं दे रहे हैं कि कम करें, ये जोर दे रहे हैं कि जो रिटेल बुक है वो ग्रैन्युलर हो जाए और ज्यादा सिंगल एक्सपोजर्स कम करते जाएं। लेकिन रिटेल में बढ़ावा होलसेल में ग्रैन्युलर हो जाए और होलसेल में हम बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, तो ट्रस्ट होलसेल बिजनेस पर रहेगा। दैट्स गुड टू नोट। सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, पिरामल एंटरप्राइजेज में फार्मा का भी कारोबार जुड़ा हुआ है। यहाँ पर स्केल करने के क्या प्लान्स हैं? क्या इंटरनेशनल मार्केट्स में और ग्रोथ आने के आसार है? क्या आप क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे? तो परफॉर्मेंस फार्मा में 18% जो बढ़ावा है सेल्स में, वो रेंज में आप देखेंगे कि हर साल हमारा बढ़ते रहेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो मार्जिन्स हैं उसमें काफी सुधार होगा। पहले तो ये क्वार्टर, जो ये आखिरी क्वार्टर है इस साल का FY22 का, उसमें भी काफी ग्रोथ होनी चाहिए और मार्जिन्स का भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और फिर आगे चल करके यही पेस पे रहेंगे। मिस्टर पिरामल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर डिटेल्स देने के लिए। तो तिमाही अच्छी रही है पिरामल एंटरप्राइजेस के लिए, स्पेशली जो फाइनेंशियल बिजनेस है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज हुई। आज स्टॉक ऊपर खुला, लेकिन बाजार के प्रेशर में 2% नीचे। चलिए लेंगे इसी के साथ एक छोटा ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।